आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो आपको सीधे सीधे जंप स्केयर से नहीं डराती। हाँ। बल्कि वो धीरे धीरे आपके मन में एक बेचैनी सी घोल देती है। हाँ, एक अनजाना सा खौफ। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 2015 की द विच की। ये डायरेक्टर रॉबर्ट एगर्स की पहली फिल्म थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी कहते हैं, एक ऐतिहासिक बुरे सपने जैसा। सही का। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंगल में क्या था, बल्कि ये भी है कि उस परिवार के अंदर ऐसा क्या था जो उन्हें टूटने पर मजबूर कर गया। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। ये आपको सोचने पे मजबूर करती है कि असली शैतान है कौन। वो कोई बाहरी शक्ति जो जंगल में है, या वो कट्टरता और डर जो इंसान के दिमाग में घर बना लेता है। एगर्स ने कहानी को इतनी प्रामाणिकता के साथ बनाया है ना, कि ये किसी भूली बिसरी लोक कथा जैसी लगती है। हाँ, जैसे कोई पुराना दस्तावेज हाथ लग गया हो। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा माहौल को समझते हैं। साल है 1630, जगह है अमेरिका का न्यू इंग्लैंड। हाँ, प्यूरिटन सेटलर्स का दौर। हाँ, और एक परिवार है जिसका मुखिया है विलियम। विलियम अपने धार्मिक विश्वासों में इतना ज्यादा कट्टर है कि उसका अपने ही समुदाय से झगड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि बाकी लोग पर्याप्त रूप से पवित्र नहीं है। हाँ, और नतीजा उसे, उसकी पत्नी कैथरीन और उनके 5 बच्चों को बस्ती से निकाल दिया जाता है। और ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये उन्हें एक तरह से सभ्यता से पूरी तरह काट देना था। बिल्कुल। वो एक विशाल अनजाने जंगल के किनारे अपना नया घर बसाते हैं। अब उनके और दुनिया के बीच कुछ भी नहीं है सिवाय उनकी आस्था के। और यही आस्था जो है ना, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक तनाव बनना शुरू होता है। हाँ। और ये तनाव फटता है जब परिवार की सबसे बड़ी बेटी थॉमसन अपने सबसे छोटे नवजात भाई सैमुअल के साथ खेल रही होती है। वो पीकबू वाला सीन। हाँ। वो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है और जब खोलती है तो बच्चा गायब है। और यहाँ पर डायरेक्टर एगर्स एक बहुत ही, कह सकते हैं, साहसी निर्णय लेते हैं। वो दर्शकों से कुछ भी नहीं छिपाते। नहीं, कुछ भी नहीं। हम साफ साफ देखते हैं कि एक चुड़ैल बच्चे को उठाकर ले जा रही है और फिर वो उसका इस्तेमाल काले जादू के लिए करती है। हाँ, लेकिन परिवार को ये नहीं पता। उन्हें लगता है कि शायद कोई भेड़िया बच्चे को उठा ले गया। और ये बात कि हम दर्शक सच जानते हैं, ये पूरी फिल्म का अनुभव ही बदल देती है। सही कहा। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या चुड़ैल असली है। नहीं, सवाल ये हो जाता है कि ये सच्चाई जाने बिना ये परिवार खुद को कैसे बर्बाद करेगा। और बर्बादी की शुरुआत होती है माँ से, कैथरीन। वो इस सदमे से पूरी तरह टूट जाती है और उसका सारा दुख, सारा गुस्सा वो अपनी बेटी थॉमसन पर निकलने लगता है। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चोट एक बाहरी शक्ति ने पहुंचाई, लेकिन परिवार के अंदर का जो जहर है वो ज्यादा तेजी से फैलता है। कैथरीन का अपनी बेटी पर शक करना सिर्फ एक माँ का दुख नहीं है, ये उस समय की जो गहरी स्त्री विरोधी सोच थी ना, उसको भी दिखाता है। मतलब जहां औरतों को पाप से जोड़कर देखा जाता था। बिल्कुल। थॉमसन जो अब एक युवती बन रही है, वो अपनी ही माँ के लिए एक खतरा बन जाती है। और घर का माहौल भी बदतर होता जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं। हाँ, उनमें से वो खून जैसा कुछ निकलता है, शिकार भी नहीं मिलता। हर नाकामी को ईश्वर की नाराजगी या किसी शैतानी असर का संकेत माना जाने लगता है। और इसी माहौल में जुड़वा बच्चे मर्सी और जोनस एक अजीब खेल शुरू कर देते हैं। हाँ, वो घर का जो काला बकरा है, ब्लैक फिलिप, हाँ, वो दावा करते हैं कि वो उससे बात कर सकते हैं। उसके बारे में अजीब अजीब से गीत गाते हैं। कहते हैं कि बकरा उन्हें राज बताता है, जो बच्चों के लिए शायद सिर्फ एक खेल रहा होगा। हाँ, अपने डर से निपटने का एक तरीका। लेकिन उस तनाव भरे माहौल में ये खेल एक बहुत अशुभ संकेत बन जाता है। लोक कथाओं में काले बकरे को हमेशा से शैतान का प्रतीक माना गया है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब बच्चे कहते हैं कि वो ब्लैक फिलिप से बात करते हैं, तो परिवार के लिए यह इस बात का सबूत बन जाता है कि शैतान उनके बहुत करीब है, शायद घर के अंदर ही। और फिर वो सीधे सीधे अपनी बड़ी बहन थॉमसन पर चुड़ैल होने का आरोप लगा देते हैं। हाँ, अब ये बच्चों का खेल नहीं रह गया, ये एक जानलेवा आरोप बन चुका है। सही बात है। उस समय तो सिर्फ शक में ही लोगों को मार दिया जाता था। तो परिवार का जो बड़ा बेटा है कैलेब, वो इस सब से बहुत परेशान है। वो अपनी बहन को निर्दोष मानता है और परिवार को भूखा मरते देख भी दुखी है। हाँ, तो एक दिन वो थॉमसन के साथ शिकार पर जंगल में जाता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है और वहां उसे एक झोपड़ी से एक खूबसूरत औरत निकलती हुई दिखती है। ये दृश्य
ये सीधे तौर पर पुरानी यूरोपीय लोक कथाओं से उठाया गया है। जंगल एक ऐसी जादुई जगह है जहां समाज के नियम लागू नहीं होते। जहां खतरा और प्रलोभन साथ साथ रहते हैं। बिल्कुल। वो औरत कालेब के मन में दबे हुए उन विचारों का प्रतीक है जिनके बारे में सोचना भी उसके धर्म में पाप था, और वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। कुछ देर बाद कालेब किसी तरह घर वापस लौटता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ, वो नग्न है, बीमार है और कुछ बोल नहीं पा रहा। और पूरा परिवार उसे घेरकर प्रार्थना करने लगता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। और वो सीन देखना बहुत मुश्किल है। परिवार का वो धार्मिक उन्माद और उसके बीच कालेब का दम तोड़ना। हाँ, मरने से ठीक पहले वो एक अजीब से परमानंद की स्थिति में चला जाता है। हाँ, वो ईश्वर को देखने का दावा करता है और उसके मुंह से एक सेब का टुकड़ा निकलता है, जो बाइबल में एडम और ईव के पहले पाप का सीधा प्रतीक है। बिल्कुल। उसकी मौत एक ही समय में पवित्र भी लगती है और शैतानी भी। और इस घटना के बाद तो थॉमसन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। नहीं, माँ और जुड़वा बच्ची तो उस पर खुलेआम हत्या का आरोप लगा देते हैं। यहाँ तक कि उसका पिता विलियम, जो अब तक उसका बचाव कर रहा था, वो भी टूट जाता है। उसका विश्वास भी डगमगा जाता है। कालेब की मौत वो आखिरी सबूत बन जाती है जिसकी परिवार को तलाश थी। उनका अपना डर और अंधविश्वास उनके तर्क पर पूरी तरह हावी हो चुका है। उनके लिए इसका एक ही मतलब हो सकता है, थॉमसन एक चुड़ैल है और उसी ने अपने जादू से कालेब को मारा है। देखिए, शैतान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, परिवार खुद ही एक दूसरे को तबाह कर रहा है। और फिर गुस्से और डर में आकर विलियम एक ऐसा कदम उठाता है जो एक पिता के लिए अकल्पनीय है। वो थॉमसन और जुड़वा बच्चों को रात भर के लिए बकरियों के बाड़े में बंद कर देता है। उसी बाड़े में जहां ब्लैक फिलिप भी बंद है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। क्या वो उसे बचा रहा था या सजा दे रहा था? शायद दोनों कर रहा था। वो उसे बाकी परिवार से बचा रहा था और साथ ही उसे उसके पापों के लिए कैद करके सजा भी दे रहा था। लेकिन असल में वो अनजाने में उसे उसी शक्ति के हवाले कर देता है जिससे वो उसे बचाने का दावा कर रहा है। और उस रात बाड़े में कोहराम मच जाता है, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और अगली सुबह जब विलियम दरवाजा खोलता है तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जुड़वा बच्चे गायब हैं, हर तरफ खून फैला है। और तभी ब्लैक फिलिप, वो बकरा, अपने सींगों से विलियम पर हमला करके उसे मार डालता है। यहाँ पर जो प्रतीक था वो हकीकत बन जाता है। जिस जानवर को शैतान का प्रतीक माना जा रहा था, वही पिता की मौत का कारण बनता है। एक क्रूर विडंबना है। हाँ, विलियम की मौत किसी अलौकिक शक्ति के हाथों नहीं होती, बल्कि उसके अपने जानवर के हाथों होती है। ये दिखाता है कि कैसे उनका डर ही उनके लिए एक भौतिक खतरा बन गया। अपने पति को मरा हुआ देखकर कैथरीन का जो बचा कुचा मानसिक संतुलन था, वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो सारा दोष थॉमसन पर डालते हुए उस पर चाकू से हमला कर देती है। वो अपनी बेटी में अब सिर्फ एक शैतान देखती है। और अपनी जान बचाने के लिए थॉमसन के पास कोई और चारा नहीं बचता। वो अपनी ही माँ को मार देती है। एक ही सुबह में उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है, जिसमें से एक को तो उसने खुद मारा है। अब आप उस लड़के की हालत सोचिए। वो उस वीरान जगह पर बिल्कुल अकेली है। परिवार मर चुका है। जिस ईश्वर से वो दिन रात प्रार्थना करती थी, उसने उसे नहीं बचाया। समाज ने उसे पहले ही निकाल दिया था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा। और इस पूरी तरह से टूट जाने की अवस्था में वो एक फैसला करती है। हाँ। वो बाड़े में जाती है और ब्लैक फिलिप से बात करने की कोशिश करती है। अब तक वो इन आरोपों को नकार रही थी, लेकिन अब जब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उस शक्ति का सामना करने का फैसला करती है जिस पर उसकी सारी मुसीबतों का इल्जाम लगाया गया था। और इस बार ब्लैक फिलिप जवाब देता है। वो बकरे के रूप से धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेता है। हाँ, एक काले कपड़ों वाला आदमी, शैतान। हाँ। और वो थॉमसन से एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछता है। Wouldst thou like to live deliciously? क्या तुम एक शानदार जिंदगी जीना चाहोगी? और ये सवाल ही इस पूरी फिल्म का सार है। शानदार जिंदगी, वो जिंदगी जो उसे कभी नहीं मिली। उसका जीवन तो सिर्फ कड़ी मेहनत, दुख, पाबंदियों और दोषारोपण से भरा था। सही बात है। शैतान उसे वो सब कुछ दे रहा है जो उसके धर्म और परिवार ने उससे छीन लिया था। आजादी, ताकत और आनंद। और थॉमसन, जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वो शैतान की किताब में अपना नाम लिखती है। ये एक सौदा है, एक समर्पण। पर क्या ये समर्पण है या ये मुक्ति है? यही तो सवाल है।
जिस समाज और परिवार ने उसे शैतान कहकर बाहर धकेल दिया, उसने आखिरकार उसी पहचान को अपना लिया। जब आपको हर तरफ से ठुकरा दिया जाए तो आप वहीं शरण लेते हैं जहां आपको स्वीकार किया जाता है ना, भले ही वो जगह अंधेरे में क्यों ना हो। एक तरह से ये उसका पहला स्वतंत्र निर्णय था। फिल्म का आखिरी दृश्य यही दिखाता है। थॉमसन नग्न होकर जंगल में जाती है, जहां आग के चारों ओर दूसरी चुड़ैलें नाच रही हैं। और फिर वो भी हवा में उठने लगती है। उसके चेहरे पर डर या दुख नहीं है। नहीं, एक अजीब सी हंसी है, एक उन्माद भरी आजादी की हंसी। उसका उड़ना इस बात का प्रतीक है कि वो उन सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई है जिन्होंने उसे जमीन से जकड़ा रखा था। परिवार, धर्म, सामाजिक अपेक्षाएं। ये एक भयानक आजादी है, लेकिन है तो आजादी। हाँ। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कहानी सिर्फ एक चुड़ैल की तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये इस बारे में है कि कैसे कट्टरता, अलगाव और डर एक परिवार को अंदर से खा जाता है। शैतान ने उन्हें नहीं मारा? नहीं, उनके अपने शक, उनके अपने पूर्वाग्रहों ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो परिवार एक दूसरे पर भरोसा करता, अगर वो मुश्किल समय में एक दूसरे को दोष देने के बजाय साथ खड़ा होता, तो क्या कहानी का अंत कुछ और होता? तो थॉमसन का चुड़ैल बनना एक तरह से उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था, जिसने उसे कुछ नहीं दिया सिवाय दुख के। बिल्कुल। जिस दुनिया ने उसे शैतान कहा, उसने आखिर में उसी शैतान को गले लगा लिया। उसने उस शक्ति को चुना जो उसे कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या थॉमसन का अंत एक त्रासदी थी जहां उसने अपनी आत्मा खो दी, या उसकी आज़ादी की एक अंधेरी कहानी थी जहां उसने अपनी एक नई पहचान पाई? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज़ादी की क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।